नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का बंगला उपन्यास अनुराधा का प्रथम अध्याय। शरत चंद्र जी की अन्य कहानियाँ और उपन्यास आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। लड़की के विवाह योग्य आयु होने के संबंध में जितना भी झूठ बोला जा सकता है, उतना झूठ बोलने के बाद भी उसकी सीमा का अतिक्रमण किया जा चुका है और अब तो विवाह होने की आशा भी समाप्त हो चुकी है। मैया री मैया, यह कैसी बात? आरंभ करें आंखें मिचकाकर लड़के बच्चों की गिनती पूछने तक में अब किसी को रस नहीं मिलता। समाज में अब यह मजाक भी निरर्थक समझा जाने लगा। ऐसी ही दशा है बेचारी अनुराधा की। प्राचीन युग की नहीं बल्कि एकदम आधुनिक युग की बात है। इस आधुनिक युग में केवल दान दहेज, पंचांग, जन्म कुंडली और कुलशील की जांच पड़ताल करते करते ऐसा हुआ कि अनुराधा की उम्र 23 को पार कर गई और फिर भी उसके लिए वर नहीं मिला। हालांकि इस बात पर सहज ही विश्वास नहीं होता, फिर भी घटना तो सत्य है। आज सुबह भी गांव के जमींदार की कचहरी में इस बात की चर्चा हो रही थी। नए जमींदार का नाम है हरिहर घोषाल। कलकत्ता के निवासी छोटा बेटा विजय गांव देखने आया है। विजय ने मुंह निकालकर चुरुट नीचे रखते हुए पूछा, क्या कहा? गगन चटर्जी की बहन ने मकान नहीं छोड़ेगी? जो आदमी खबर लेकर आया था बोला, कहा कि जो कुछ कहना है सो जब छोटे बाबू आवेंगे तब उन्हीं से कहूंगी। विजय ने क्रोधित होकर कहा, उसे कहना क्या है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि उन लोगों को मकान से निकाल बाहर करने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। आदमियों से काम नहीं होगा। उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कहने सुनने की इसमें कोई बात नहीं है विनोद, मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ। फिर भी इसके लिए मुझे ही जाना पड़ेगा उसके पास। क्या वह खुद यहाँ आकर अपनी कठिनाई नहीं बता सकती? विजय ने कहा। विनोद बोला, मैंने यही बात कही थी। लेकिन अनुराधा कहने लगी, मैं भी भद्र परिवार की लड़की हूँ विनोद भैया। घर छोड़कर अगर निकलना ही है तो उन्हें बताने के बाद एक बार ही निकल जाऊंगी। मैं बार बार बाहर नहीं जा सकती। क्या नाम बताया तुमने? अनुराधा। नाम तो बढ़िया है, शायद इसलिए अब तक अहंकार मिटा नहीं है। जी नहीं, विनोद गांव का आदमी है। अनुराधा की दुर्दशा का इतिहास बता रहा था। पतन के इतिहास का भी एक गौरवशाली प्राचीन इतिहास है, वही अब बता रहा था। गांव का नाम है गणेशपुरा। किसी जमाने में यह गांव अनुराधा के पुरखों का ही था। 5-6 वर्ष हुए दूसरों के हाथ में चला गया। इस जायदाद का सालाना मुनाफा 2000 से अधिक नहीं, किंतु अनुराधा के पिता अमर चटर्जी का चाल चलन रहन सहन 20,000 जैसा। इसलिए कर्ज के कारण रहने के मकान तक की डिग्री हो गई। अरे डिग्री तो हो गई लेकिन जारी ना हो सकी। डर के मारे महाजन रुका रहा। चटर्जी महाशय जैसे कुलीन थे वैसे ही उनके जप तप और क्रियाक्रम की भी काफी प्रसिद्धि थी। गृहस्थी की फूटी तली वाली नाव फिजूल खर्ची के खारे पानी से मुंह तक भर आई, लेकिन डूबी नहीं। हिंदू धर्म की कट्टरता के फूल पाल में जनसाधारण की भक्ति और श्रद्धा की आंधी जैसे हवा ने इस डूबती नाव को धकेलते धकेलते अमर चटर्जी की आयु की सीमा पार करा दी। इसलिए उनका जीवन काल एक तरह से अच्छा ही बीता। वह मरे भी ठाट बाट से और उनका श्राद्ध आदि भी ठाट बाट से हो गया। लेकिन जायदाद का अंत भी इसी के साथ हो गया। इतने दिनों से जो नाव नाक बाहर निकाले किसी तरह सांस ले रही थी, उसे बाबू घराने की सारी मान मर्यादा लेकिन अथाह जल में डूबने में जरा भी देर न लगी। पिता के देहांत के बाद गगन को एक टूटा फूटा ऐसा मकान मिला जिस पर डिग्री हो चुकी थी। गले तक कर्ज तक जकड़ी हुई गांव की जायदाद मिली। कुछ गायें, बकरी, कुत्ते, बिल्ली आदि जानवर मिले और सिर पर आ पड़ी पिता की दूसरी पत्नी की कुंवारी बेटी अनुराधा। उसके लिए वर भी जुट गया। गांव के ही एक भद्र पुरुष 5-6 लड़के, बच्चे, नाती पोते छोड़कर उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार चुकी थी। अब वे विवाह करना चाहते थे। अनुराधा ने कहा, भैया मेरे भाग्य में राजपुत्र तो बदा नहीं, तुम उसी के साथ मेरा विवाह कर दो। रुपए वाला आदमी ठहरा, कम से कम खाने पहनने को तो रहेगा। गगन ने आश्चर्य से कहा, यह क्या कह रही हो? माना कि त्रिलोचन के पास पैसा है, लेकिन उसके बाबा ने कुल बिगाड़कर सतीपुर के चक्रवर्तियों के यहाँ विवाह किया था। जानती हो ना उन लोगों की इज्जत ही क्या है।
बहन ने कहा। अरे और कुछ भी ना हो, रुपया तो है, कुछ लेकर उपवास करने से मुट्ठी भर दाल भात मिल जाना कहीं अच्छा है भैया। गगन ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ तो। बाबूजी इन सब बातों को मानते थे, लेकिन तुम्हारे निकट तो इन बातों का कोई मूल्य नहीं। पिता की कट्टरता में पुत्र को विश्वास नहीं, मद्यपान आदि जैसे कार्यों से भी कोई मोह नहीं। पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरे गांव की नीच जाति की एक स्त्री आज भी उसका अभाव दूर कर रही है। इस बात को तो सभी जानते हैं। गगन बहन के इशारे को समझ गया, गरज कर बोला, मुझ में बेकार की कट्टरता नहीं, लेकिन कन्या के लिए आवश्यक कुल की शस्त्राचार को क्या तेरे लिए तिलांजलि देकर अपनी 14 पीढ़ियों को नरक में डुबा दूं? हम कृष्ण की संतान हैं, स्वभाव से कुलीन। अब ऐसी बातें कभी मुंह से मत निकालना। यह कहकर वह गुस्सा होकर चला गया। त्रिलोचन गंगोपाध्याय का अध्याय वहीं दब गया। गगन ने हरिहर घोषाल की शरण ली। कुलीन ब्राह्मण को ऋण मुक्त करना होगा। कलकत्ता में लकड़ी के व्यापार से हरिहर धन संपन्न हो गए हैं। इसी जमाने में उनकी ननिहाल इसी गांव में थी। बचपन में इन बाबुओं के शुभ दिन उन्होंने आंखों से देखे। बहुत से अवसरों पर भरपेट पूड़ी मिठाई भी खाई। रुपया उनके लिए बड़ी बात नहीं, इसलिए वह राजी हो गया। चटर्जियों का सारा कर्ज चुकाकर उन्होंने गणेशपुरा खरीद लिया और कुंडुओं की डिग्री का रुपया देकर रहने का मकान वापस ले लिया। मौखिक रूप से यह निश्चित हुआ कि कचहरी के लिए बाहर के 2-3 कमरे छोड़कर अंदर के हिस्से में गगन जिस तरह रह रहा है उसी तरह रहता रहेगा। जमींदार तो खरीद ली गई, लेकिन प्रजा ने नए जमींदार की अधीनता स्वीकार नहीं की। जायदाद थोड़ी सी है, वसूली भी मामूली, इसलिए बड़े पैमाने पर कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। और फिर गगन ने ऐसी चालें चली कि हरिहर का पक्ष लेने वाला कोई भी गणेशपुरा में नहीं टिक सका। अंत में गगन ही वर्तमान जमींदार का गुमाश्ता बन गया। उसने प्रजा को वश में कर लिया। यह देखकर हरिहर ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन वसूली की दिशा में वही रफ्तार रही जो पहले थी। रोकड़ में 1 पैसा भी जमा नहीं हुआ। इस गड़बड़ी में 2 वर्ष और बीत गए। उसके बाद एक दिन अचानक खबर मिली कि गुमाश्ता चटर्जी का कहीं कोई पता नहीं लग रहा। शहर से हरिहर के आदमी ने आकर जांच पड़ताल की तो पता चला जो कुछ वसूल हो सकता है हुआ है और उसे हड़प कर गगन चटर्जी लापता हो गया। थाने में रिपोर्ट, अदालत में नालिश और घर का खाना तलाशी, जो कुछ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी वह सब की गई, लेकिन गगन के रुपए में से किसी को पता नहीं चला। गगन की बहन अनुराधा और उसके दूर के रिश्ते की बहन का एक बच्चा घर में रहता था। पुलिस वालों ने यथा नियम उन दोनों को खूब घीसा, माजा, हिलाया डुलाया, लेकिन परिणाम कुछ ना निकला। विजय विलायत हो आया है। उसके बार बार परीक्षा में फेल हो जाने से हरिहर को उसके खाने पीने और पढ़ाई लिखाई पर बहुत रुपया खर्च करना पड़ा है, लेकिन वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। 2 साल पहले ही विलायत में प्राप्त ज्ञान के फलस्वरूप बहुत ही गर्म मिजाज होकर लौटा। विजय का कहना है कि विलायत में पास फेल से कोई अंतर नहीं, किताबें पढ़कर तो गधा भी पास हो सकता है। अगर वही उद्देश्य होता तो वही यहीं बैठकर किताबें रटा करता, विलायत न जाता। घर लौटकर उसने पिता के लकड़ी के व्यापार की काल्पनिक दुर्व्यवस्था की आशंका प्रकट की और डूबते डगमगाते व्यापार को सुव्यवस्थित करने में जुट गया। इसी बीच कर्मचारियों पर उसका दबदबा कायम हो गया। मुनीम, गुमाश्ते इस तरह डरने लगे जैसे शेर से डरते हैं। जिस काम की वजह से सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी, तब गणेशपुरा का विवरण उसके सामने पहुंचा। उसने यह तो जानी हुई बात है, पिताजी जो कुछ करेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ लापरवाही से काम नहीं चल सकता। उसे खुद वहां जाकर सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए वह गणेशपुरा आया। लेकिन इस छोटे से काम के लिए अधिक दिन गांव में नहीं रहा जा सकता। जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ की व्यवस्था करके कलकत्ता लौट जाना है। सब कुछ उसे अकेले के ही सिर पर है। बड़े भाई अजय चटर्जी हैं, अत्यंत स्वार्थी, अपने ऑफिस और बाल बच्चों को लेकर व्यस्त, गृहस्थी की सभी बातों में अंधे, लेकिन हिस्सा बांट के बारे में 10-10 आंखें काम करती हैं। उनकी पत्नी प्रभामयी कलकत्ता विश्वविद्यालय की ग्रेजुएट है। घर वालों की खबर सुध लेना तो दूर, सास ससुर जीवित हैं या मर गए ये तक खबर लेने की फुर्सत नहीं। 5-6 कमरे लेकर मकान के जिस हिस्से में वह रहते हैं वहाँ परिवार के लोग आते जाते सकुचाते हैं। उनके नौकर चाकर अलग है, उड़िया बैरा है। केवल बड़े बाबू के मना कर देने के कारण वह मुसलमान बावर्ची नहीं रख सके। यह कमी प्रभा को बहुत बुरी तरह अखरती है, लेकिन उसे आशा है कि ससुर के मरते ही यह कमी पूरी हो जाएगी। देवर विजय के प्रति हमेशा से उपेक्षा की भावना रहती है, लेकिन जब से वह विलायत घूमकर लौटा उनके विचारों में कुछ परिवर्तन आ गया। 2-4 बार उसे आमंत्रित करके अपने हाथ से पकाकर डिनर खिलाया। इसी अवसर पर अपनी बहन अनीता से विजय का परिचय भी कराया। वह इस वर्ष
बीए ऑनर्स पास कर एमए में एडमिशन लेने की तैयारी कर रही है। विजय विधुर है। पत्नी के देहांत के बाद ही वह विलायत चला गया। वहाँ क्या किया क्या नहीं इसकी खोज करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन घर लौटने के बाद लोगों ने स्त्रियों के संबंध में उसके व्यवहार में रूखापन महसूस किया। माँ ने विवाह के लिए कहा तो उसने चीखकर विरोध करते हुए उन्हें ठंडा कर दिया। तब से आज तक यह मामला दबा पड़ा है। गणेशपुरा आकर उसने एक प्रजा के मकान के 2 भारी कमरे लेकर नई कचहरी स्थापित कर दी। जमींदारी के जितने भी कागजात गगन के घर मिले जबरदस्ती यहाँ उठाकर लाए गए और इस बात की कोशिश की जा रही है कि उसकी बहन अनुराधा और उसके दूर के रिश्ते की बहनों को घर से निकाल बाहर किया जाए। विनोद घोष के साथ साथ अभी इसी बात पर विचार विमर्श वह कर रहा था। कलकत्ता से आते समय विजय अपने 7-8 वर्ष के लड़के कुमार को साथ लेता आया। गवाई गांव में सांप बिच्छू आदि के डर से माँ ने आपत्ति की थी, लेकिन विजय ने कह दिया, तुम्हारी बड़ी बहू के प्रसाद से तुम्हारे लड्डू गोपाल पोते पोतियों की कमी नहीं, कम से कम इसे वैसा मत बनाओ, इसे आपद विपद में पड़कर आदमी बनने दो। सुनते हैं विलायत के साहब लोग भी ठीक ऐसा करते हैं, लेकिन साहबों की बात के अतिरिक्त यहाँ जरा कुछ गोपनीय बात भी है। विजय जब विलायत में था तब इस मात्रहीन बालक के दिन बिना किसी लाड़ प्यार के ही कटे। कुमार की दीदी अक्सर चारपाई पर पड़ी रहती, इसलिए पर्याप्त धन वैभव के होते हुए भी उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए बेचारा कष्टों में इतना बड़ा हुआ। विलायत से वापस आने पर विजय को यह बात मालूम हो गई। गणेशपुरा जाते समय विजय की भाभी ने सहसा हमदर्दी दिखाकर कहा था, लड़के को साथ लेकर जा रहे हो देवर जी, गवई गांव की नई जगह ठहरी, जरा सावधानी के रहना, लौटोगे कब तक? जितनी जल्दी संभव हो सकेगा। सुना है वहाँ अपना एक मकान भी है, बाबूजी ने खरीदा था। खरीदा जरूर था, लेकिन खरीदने का अर्थ होना नहीं है भाभी, उस मकान पर अपना कब्जा नहीं। लेकिन अब तो खुद जा रहे हो देवर जी, अब कब्जा होने में देर नहीं लगेगी। हाँ, आशा तो यही है, कब्जा हो जाने पर जरा खबर भिजवा देना। क्यों भाभी? उत्तर में प्रभा ने कहा था, पास ही तो है, गवई गांव का भी आंख से देखा नहीं, जाकर देख आऊंगी। अनीता का भी कॉलेज बंद हो रहा है, वह भी मेरे संग आना चाहेगी। इस प्रस्ताव पर प्रसन्न होकर विजय ने कहा था, कब्जा होते ही मैं तुम्हें खबर भेज दूंगा, लेकिन अब तब इनकार न कर सकोगी, अपनी बहन को भी जरूर लाना। अनीता युवती है, देखने में भी सुंदर, बीए ऑनर्स है। सामान्य नारी जाति के प्रति विजय की बाहरी उपेक्षा होने पर भी एक विशिष्ट नारी के प्रति एक साथ इतने गुण होते हुए भी उसकी ऐसी धारणा हो सो बात नहीं। वहाँ शांत ग्राम के निर्जन प्रांत में और कभी प्राचीन वृक्षों की छाया में शीतल संकीर्ण गांव पथ पर एकांत में सहसा उसके आ जाने की संभावना उसके हृदय में उस दिन रहकर झूले जैसी रौनक पैदा कर रही थी। विजय शुद्ध विलायती लिबास पहने, सिर पर हैट, मुंह में चुरुट दबाए, जेब में चेहरे की घड़ी घुमाता हुआ बाबू परिवार के सदर मकान में पहुंचा। साथ में 2 मिर्जापुरी लठैत दरबान, कुछ अनुयायी प्रजा, विनोद घोष और पुत्र कुमार। जायदाद पर दखल करने में हालांकि झगड़े फसाद का भय, फिर भी लड़के को लड्डू गोपाल बना देने की बजाय मजबूत और साहसी बनाने के लिए यह बहुत बड़ी शिक्षा होगी, इसलिए लड़के को भी साथ लाया। लेकिन विनोद बराबर भरोसा देता रहा कि अनुराधा अकेली और अंततः नारी ही ठहरी, वह जोर जबरदस्ती से हरगिज नहीं जीत सकती। फिर भी जब रिवॉल्वर साथ है तो ले लेना ही अच्छा है। विजय ने कहा, सुना है कि यह लड़की शैतान है, पलक झपकते ही आदमी इकट्ठे कर लेती है, और यही गगन की भी सलाहकार थी, उसका स्वभाव और चरित्र ठीक नहीं। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, विनोद ने कहा, मैंने सुना है। वहाँ कोई नहीं था। विजय सूने आंगन में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। बाबुओं जैसा मकान, सामने पूजा का दालान अभी तक टूटा फूटा नहीं है, लेकिन जीर्णता की सीमा तक पहुंच चुका है। एक और कर्मानुसार बैठने के लिए कमरे और बैठक खाना है। दशा सबकी एक जैसी है। कबूतरों और चिड़िया चमगादड़ों ने स्थायी आश्रय बना रखा है। दरबान ने आवाज दी, कोई है? दरबान के मर्यादा रहित उच्च स्वर के चित्कार से विनोद घोष और अन्य लोग लाज से शर्मिंदा हो उठे। विनोद ने कहा, राधा जीजी को मैं जाकर खबर दिए देता हूँ साहब। यह कहकर वह अंदर चला गया। विनोद की आवाज और बात करने के ढंग से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि अब भी इस मकान का असम्मान करने में उसे संकोच होता है। अनुराधा रसोई बना रही थी। विनोद ने जाकर बड़ी विनम्रता से कहा, जीजी छोटे बाबू आए हैं, बाहर खड़े हैं। इस अभाग्यपूर्ण घड़ी की उसे रोजाना आशंका बनी रहती थी। हाथ धोकर उठ खड़ी हुई और संतोष को पुकार कर बोली, बाहर एक दरी बिछा बेटा और कहना मौसी अभी आती है। फिर विनोद से बोली, मुझे अधिक देर नहीं होगी,
बाबू नाराज ना हो जाए विनोद भैया, मेरी ओर से उन्हें जरा देर बैठने को कह दो। विनोद ने लज्जित स्वर में कहा, क्या करूं जीजी, हम लोग गरीब रियाया ठहरे, जमींदार हुक्म देते हैं ना तो नहीं कर सकते इसी से। सो मैं जानती हूँ विनोद भैया। विनोद बाहर चला गया। दरी बिछाई गई लेकिन उस पर कोई बैठा नहीं। विजय घड़ी घुमाता हुआ टहलने और चुरुट फूकने लगा। 5 मिनट बाद संतोष ने दरवाजे से बाहर आकर दरवाजे की ओर इशारा करके डरते डरते कहा, मौसी जी आई हैं। विजय ठिठकाकर खड़ा हो गया। संभ्रांत घराने की लड़की ठहरी, उसे क्या कहकर संबोधित करना चाहिए, वह इस दुविधा में पड़ गया। लेकिन अपनी कमजोरी प्रकट करने से तो काम नहीं चलेगा, इसलिए रूखे स्वर में आड़ में खड़ी अनुराधा को लक्ष्य करके बोला, यह मकान हम लोगों का है सो तो तुम जानती हो। उत्तर आया, जानती हूँ। तो फिर खाली क्यों नहीं कर रही हो। अनुराधा ने पहले की तरह संतोष की जुबानी अपनी बात कहलाने की कोशिश की, लेकिन एक तो लड़का चतुर चालाक नहीं था, दूसरे नए जमींदार के कठोर स्वभाव के बारे में सुन चुका था, इसलिए भयभीत होकर घबरा गया। वह एक शब्द भी साफ साफ नहीं कह सका। विजय ने 5-7 मिनट धीरज रखकर समझने की कोशिश की, फिर सहसा डपट कर बोला, तुम्हारी मौसी को जो कुछ कहना है सामने आकर कहे, बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं। मैं कोई भालू चीता तो नहीं जो खा जाऊंगा। मकान छोड़ती क्यों नहीं यह बताओ। अनुराधा बाहर नहीं आई। उसने वहीं से बात की, संतोष के माध्यम से नहीं, स्वयं स्पष्ट शब्दों में। मकान छोड़ने की बात नहीं हुई थी। आपके पिता ने, हरिहर बाबू ने कहा था कि इसके भीतर हिस्से में हम लोग रह सकेंगे। कोई लिखा पढ़ी है। नहीं लिखा पढ़ी कुछ नहीं, लेकिन वह तो अभी मौजूद है, उनसे पूछने पर मालूम हो जाएगा। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं। यह शर्त उनसे लिखवा क्यों नहीं ली। भैया ने इसकी जरूरत नहीं समझी। यह शर्त उनसे क्यों लिखवाते। भैया ने इसकी जरूरत नहीं समझी। आपके पिताजी के मुंह की बात से लिखा पढ़ी बड़ी हो सकती है, यह बात शायद भैया को मालूम नहीं। इस बात का कोई उचित उत्तर ना सूझने के कारण विजय चुप रह गया, लेकिन दूसरे ही पल अंदर से उत्तर आया। अनुराधा ने कहा, लेकिन भैया खुद की और शर्त टूटने के कारण सारी शर्तें टूट गई। इस मकान में रहने का अधिकार अब हमें नहीं रहा, लेकिन मैं अकेली स्त्री ठहरी और यह बच्चा अनाथ, इसके माता पिता नहीं है। मैंने ही इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। हमारी इस दुर्दशा पर दया करके अगर आप 2-4 दिन यहाँ ना रहने देंगे तो मैं अकेली कहाँ जाऊँ, यही सोच रही हूँ। विजय ने कहा, इस बात का उत्तर क्या मुझको देना होगा। तुम्हारे भाई साहब कहाँ है। मैं नहीं जानती कहाँ है, अनुराधा ने उत्तर दिया, और आपसे मैं अब तक भेंट नहीं कर सकी, सो केवल इस डर से कि कहीं आप नाराज ना हो जाए। इतना कहकर वह पल भर के लिए चुप हो गई। इसी बीच शायद उसने अपने आप को संभाल लिया। कहने लगी, आप मालिक हैं, आपसे कुछ भी छिपाऊंगी नहीं। अपनी विपत्ति की बात आपसे साफ साफ कह दी, वरना एक दिन भी इस मकान में जबरदस्ती रहने का दावा मैं नहीं रखती। कुछ दिन बाद खुद ही चली जाऊंगी। उसके कंठ स्वर से बाहर से ही समझ में आ गया कि उसकी आंखें छलक उठी। विजय को दुख हुआ और साथ ही प्रसन्नता भी। उसने सोचा कि इस बेदखल करने में ना जाने कितना समय लगेगा और कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने तो केवल आंसुओं के द्वारा ही भिक्षा मांग ली। उसकी जेब में पड़ी पिस्तौल और दरबानों की लाठियां अंदर ही अंदर उसी को लानत देने लगी, लेकिन अपनी दुर्बलता को तो प्रकट नहीं किया जा सकता। उसने कहा, रहने देने में मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन मकान मुझे अपने लिए चाहिए। जहाँ हूँ वहाँ बड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा हमारे घर की स्त्रियां भी एक बार देखने के लिए आना चाहती हैं। अनुराधा ने कहा, अच्छी बात है, चली आए। बाहर के कमरों में आप आराम से रह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर प्रदेश में उन्हें भी तो कोई जानकार आदमी चाहिए, सो मैं उनको बहुत कुछ सहारा पहुंचा सकती हूँ। अब की बार विजय शर्मिंदा होकर आपत्ति प्रकट करते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। उनके साथ आदमी वगैरह सभी आएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। लेकिन अंदर के कमरे क्या मैं एक बार देख सकता हूँ। उत्तर मिला, हाँ क्यों नहीं देख सकते, है तो आपका ही मकान। अंदर घुसकर विजय ने पल भर के लिए उसका चेहरा देख लिया। माथे पर पल्ला, लेकिन घूंघट नहीं, अधमैली मामूली धोती पहने हुए, जेवर एक भी नहीं, केवल दोनों हाथों में सोने की 2 चूड़ियां। पुराने जमाने की आड़ में जिसकी आंसू भरी आवाज विजय को अत्यंत मधुर मालूम हुई। उसने सोचा था कि शायद वह वैसी ही होगी। विशेष रूप से निर्धन होने पर भी वह बड़े घर की लड़की ठहरी, लेकिन देखने पर उसकी आशा के अनुरूप उसमें कुछ नहीं मिला। रंग गोरा नहीं, मंझा हुआ सांवला, बल्कि जरा कालेपन की ओर झुका हुआ। गांव की सामान्य लड़कियां देखने में जैसी होती हैं वैसी ही। शरीर दुर्बल ही कह रहा, लेकिन काफी सुगठित। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके दिन बैठे बैठे या सोए सोए नहीं बीते। केवल उसमें एक विशेषता दिखाई दी, माथे का गठन आश्चर्यजनक रूप से निर्दोष और सुंदर। लड़की ने कहा, विनोद भैया, बाबू साहब को सब दिखा दो, मैं रसोई घर में हूँ। तुम साथ नहीं रहोगी राधा जी?
नहीं। ऊपर पहुंचकर विजय ने घूम घाम कर सब कुछ देखा। बहुत से कमरे हैं, पुराने जमाने का ढेरों सामान। अब भी हर कमरे में कुछ न कुछ पड़ा हुआ है। कुछ टूट फूट गया और कुछ टूटने फूटने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय उसकी कीमत मामूली सी थी, लेकिन किसी दिन बहुत अच्छी खासी रही होगी। बाहर से कमरों की तरह यह कमरे भी जीर्ण हो चुके, हड्डियां निकल आई, निर्धनता की छाप सभी चीजों पर गहराई पड़ी से पड़ी हुई थी।